हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज का द हिंदू की शुरुआत होती है वेनेजुला में हुई एक कंट्रोवर्शियल यूएसए का मिलिट्री एक्शन। अभी तक तो न्यूज़ पता चल गया होगा। यहाँ जानेंगे कैसे एग्जाम में लिखना है, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करना है और उसका यूज़ काफ़ी एक्सटेंसिव लेवल पर करेंगे एसे के लिए, इथिक्स के लिए, क्योंकि यूपीएससी किसी भी इंपॉर्टेंट इशू से मल्टीपल डायमेंशन में क्वेश्चन पूछता है। इकोनॉमिक्स से, इथिक्स पे उसका इम्प्लीकेशंस एंड एसे में उसका यूज़, आईआर में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होंगे, ऐसे में उसका यूज़ होगा। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एज एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि यूएसए का सच अ ग्रेट पावर, मिलिट्री एंड इकोनॉमिकली सुपर पावर, असिमेट्री है इन कंपेरिजन टू द वेनेजुएला पावर। तो उस केस में क्या इथिकली इशूज़ आते हैं। स्टार्टिंग करते हैं शुरू में कहानी से। 2022 से इकोनॉमिक सैंक्शन काफ़ी एक्सटेंसिव लेवल पर झेल रहा है वेनेजुएला। उसको वर्ड के रूप में लिख सकते हैं कोर्सिव डिप्लोमेसी। क्या यूज़ करना है? कोर्सिव डिप्लोमेसी। ये लिखने में, आंसर राइटिंग में ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना है, तब जाके मार्क्स मिलेगा। टेक्निकल वर्ड्स। कोर्सिव डिप्लोमेसी यूएसए रिसेंटली फॉलो कर रहा है, ठीक है। इंडिया के साथ भी यही कोर्सिव डिप्लोमेसी है, जिसमें शामिल है इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना और उसे क्रिपल करना इकोनॉमिकली। इंडिया के साथ, रसिया के साथ, क्यूबा, ईरान। इंडिया के साथ इसलिए बोल सकते हैं कि एक तरीका से 50% जो टैक्स है अनजस्टिफाइबल है एंड एक प्रेशर बनाया जा रहा है मार्केट को ओपन करने के लिए, तो उसे कोर्सिव डिप्लोमेसी ओपन, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक वॉरफेयर के टर्म इसका कर सकते हैं। दैट वाज इकोनॉमिक सैंक्शन इक्वल टू इकोनॉमिक वॉरफेयर। नाउ मिलिट्री एक्शन अब लिया है जाकर वेनेजुएला में। रिसेंटली कुछ महीने से ब्लॉकेट किए हुए था मिलिट्री वेनेजुएला के आसपास कि कोई भी ऑयल टैंकर को नहीं जाने देंगे। एक तरह से क्वारंटाइन था। नेक्स्ट टर्म, मुनरो डॉक्ट्रिन। नाउ यूएसए इज यूजिंग मुनरो डॉक्ट्रिन अंडर द डोनाल्ड ट्रंप रीजन 2। मुनरो डॉक्ट्रिन क्या होता है कि एक प्रेसिडेंट थे 1823 में, जिनका अपना व्यू पॉइंट था कि लैटिन अमेरिका, जो कि साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका के सारे कंट्रीज़ पर यूएसए का डोमिनेशन होगा, हेजेमनी होगा, कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। और उस समय यूरोपियन यूनियन या यूरोप के सारे कंट्री काफ़ी पावरफुल थे। उस समय, सॉरी, यूरोपियन यूनियन नहीं था, यूरोप के सारे कंट्री पावरफुल थे, तो कोई भी यूरोपियन डोमिनेशन नहीं होने देंगे। अब वही डॉक्ट्रिन का एक रिफॉर्म वे में रीलोडेड कि कोई भी अदर कंट्रीज़ का हेजेमनी, पावरफुल डोमिनेशन, इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे लैटिन अमेरिका में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइना या फिर रसिया। और सारा जो भी डोमिनेशन होगा यूएसए का होगा। जैसे कि एक आर्टिकल मुनरो डॉक्ट्रिन पे स्पेसिफिकली हिंदू में दिया हुआ है कि मुनरो डॉक्ट्रिन लोडेड। पहले देख लेते हैं मुनरो डॉक्ट्रिन। 1823 में प्रेसिडेंट थे जेम्स मुनरो। उनका डॉक्ट्रिन था कि पॉलिसी एस्टेब्लिश्ड यूएस हेजेमनी इन इट्स बैकयार्ड, स्पेशली इन लैटिन अमेरिका। रीइम्पोज अमेरिकन प्राइमेसी इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका का प्राइमेसी होगा, और कोई भी अदर कंट्री का डिनाई इन्फ्लुएंस और कंट्रोल एनी आउटसाइड पावर इन लैटिन अमेरिका। ओके, ये एक मुनरो डॉक्ट्रिन का बस जो एक सिंपल एक लाइन में बस ध्यान रखना है कि टू exert the US dominance in the Latin America and stop all the influences of the other powers. सेकेंड रीज़न इसका, बस एक पॉइंट यहाँ से निकाले, एक पॉइंट यहाँ से निकाले। सेकेंड रीज़न कि रसिया और चाइना का जो इन्फ्लुएंस इस रीजन में उसको कम करना। रिसेंटली देखा गया है कि चाइना ह्यूज लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया है लैटिन अमेरिका में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, एंड लार्जेस्ट या फिर सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। काफ़ी कंट्रीज़ जो भी साउथ अमेरिका के कंट्रीज है, अधिकांश कंट्री के या तो लार्जेस्ट या फिर सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। तो चाइना का इन्वॉल्वमेंट, इन्फ्लुएंस इस एरिया में बढ़ा है। अब इसलिए एक रीज़न हो सकता है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना। एक रीज़न कहा जा रहा है कि यूएसए ऑयल पे कंट्रोल करना चाहता है, और वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व है 17%, दैट इज 4 टाइम मोर देन द यूएस रिजर्व। तो ये बस इतना ध्यान रखना है कि ऑयल पे कंट्रोल करने का एक रीज़न हो सकता है। थर्ड रीज़न, मुनरो डॉक्ट्रिन फर्स्ट, मुनरो डॉक्ट्रिन में ही चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना, अपना हेजमनी बनाना, और सेकेंड में ऑयल। नाउ एक पॉइंट और यहाँ से लेंगे कि नोबेल प्राइज़ जो विनर थे इस साल की, वो मारिया कोरिना मचाडो थी। तो ये
इस तरीक़ा से एक नोटिस कर सकते हैं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को, कि किस तरीक़ा से वेस्टर्न अपने आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है, कि वहाँ के लीडर्स को ऑलरेडी ये सेटअप किया हो गया, माइट भी ये अपना एक जो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको एक सेंस होता है कि अपना जैसे सेटअप किया गया हो कि एज अ एक फ्यूचर लीडर के रूप में नोबेल प्राइज़ देकर खड़ा कर देते हैं। मे बी दैट इज़ अप टू नाउ। नेक्स्ट आते हैं कि कंट्रोल ऑफ द वाइल्ड रिसोर्सेज, और जो ट्रम्प या यूएसए के द्वारा एक बनाया गया एक्लेम्ड कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग से हम फाइट कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। इसका कैप्चर ऑफ सभी प्रेसिडेंट, किसी भी प्रेसिडेंट को किसी भी कंट्री से कैप्चर करना, इट इज़ अ वेरी डैमेजिंग एंड इट विल हैव अ रिपरकशन इन अ ग्रेट वे, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं गया है कि किसी भी सॉवरेन कंट्री को किसी और कंट्री वहाँ कैपिटल पे अटैक करके वहाँ के प्रेसिडेंट को अटैक कर ले। ये टोटली वायलेशन ऑफ द सॉवरेनिटी हुआ। यूनाइटेड नेशन चार्टर 2 में किसी कोई भी सॉवरेन कंट्री पे आप डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं, टू हैव टू रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी, उसका वायलेशन हुआ। ये किस टर्म में आएगा कि अगर आपके पास पावर है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके पास पावर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पावर को आर्बिट्ररी यूज़ कर सकते हैं, इरिस्पॉन्सिबली यूज़ कर सकते हैं। उसको एक रिस्ट्रेन्ड वे में यूज़ करना है, कंट्रोल वे में यूज़ करना है, और उसको इस तरीक़ा से यूज करना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, ना कि लॉ ऑर्डर को आप ही खुद वायलेट करें। तो ये इथिकली रॉन्ग हुआ कि आप खुद उस पावर को लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना कि लॉ एंड ऑर्डर को सस्टेन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ नेगेटिव वे में कि अगर आपके पास पावर है, पावर का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस द आउटकम, किसी भी आउटकम को इन्फ्लुएंस करने का आपके पास पावर है, तो इट इज़ लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन। आपके पास ऑब्लिगेशन मतलब आपके पास ऑब्लिगेशन है कि ये कर्तव्य है कि उसको रिस्ट्रेन एंड अकाउंटेबल है फेयर वे में यूज़ करें। एंड पावर इज द ट्रस्ट, देन वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 2 ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी। ये पॉइंट लिखना है जब भी क्वेश्चन आएगा इथिक्स से, पॉलिटी से, तो यही पॉइंट लिखना है, कहानी नहीं। हाँ, रेजिम चेंज बाय द फोर्स, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को नहीं फॉलो करना। अभी तक जो भी वेस्टर्न मीडिया का कहना था कि रसिया जो यूक्रेन पे अटैक किया वो रूल बेस्ड ऑर्डर के अगेंस्ट है, तो अब कहाँ क्या हुआ, फिर एक यूएसए रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं करना। रूल बेस्ड ऑर्डर मतलब वही इंटरनेशनल रेजिम में सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना, ये रूल बेस्ड ऑर्डर हुआ। किसी भी कंट्री को इस तरीक़ा से बुली नहीं करना, ब्लॉकेट नहीं करना। पावर बेस्ड यूनिलैटरलिज्म माइट मेक्स राइट, अगर आपके पास माइट है तो वही राइट है। दिस इज अ पॉलिसी ऑफ माइट इज राइट। नाउ इंड्स एंड मीन्स डेलिमा, एक पॉइंट और यहाँ से निकालना है, इंड्स एंड मीन्स डेलिमा। अगर यूएसए का इंड ये है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करेंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल कर देंगे, जो वहाँ पे तानाशाही डिक्टेटरशिप है उसको ख़त्म कर देंगे, अगर ये इंड उनका अच्छा है, फिर भी मीन्स अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पावर को इलिजिटिमेट वे में यूज़ किए हैं। और ऐसा देखा गया इराक में, सीरिया में, कभी भी इस तरीक़ा की ही डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए किया गया, बट वो हुआ नहीं, क्योंकि जब गांधी जी का कहना है कि इंड्स एंड मीन्स बोथ शुड बी गुड। रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी क्लैसेस विद द मीन्स यूज, मीन्स सही नहीं यूज़ हुआ है। एंड कुछ बस रूल बेस्ड आर्टिकल 19, केवल 4 से 5 पॉइंट निकालना है हर जगह से। एंड एक चीज़ और पॉइंट निकालना था हमको यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल जो सब्जुगेशन होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप एग्जांपल में कोट कर सकते हैं, अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, सूडान, ये रिसेंटली जो वॉर चल रहा है, आई एम फॉरगेटिंग, सूडान हो गया, फिर येमेन हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, एंड लेट इट गो, सूडान, इराक, सारे कंट्रीज़ का जो मेन कंसेप्ट उसे बात करते हैं। जिससे कॉलोनियल टाइम्स में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को कॉलोनाइज़ किया, तो उसमें क्या हुआ कि पॉलिटिकली सब्जुगेट हो गया। जब भी कोई कंट्री पॉलिटिकली सब्जुगेट होता है तो उसका फिर इकोनॉमिकली सब्जुगेशन होता है। इकोनॉमिक सब्जुगेशन मतलब
इकोनॉमिक सब्जुगेशन होता है, मतलब इसका जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाएंगे किसी अदर कंट्री के इन्फ्लुएंस में लिए जाएंगे, उसके हित में लिए जाएंगे, ना कि अपने अपने कंट्री के हित में। तो इंडिया का जो कॉलोनियल इंडिया का जो इकोनॉमिक डिसीजन लिए गए वो ब्रिटिश के पक्ष में लिए गए, क्योंकि पॉलिटिकली सब्जुगेट था। जब पॉलिटिकली सब्जुगेट था, इकोनॉमिक सब्जुगेट हुआ, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर हुआ, डिग्रेडेशन ऑफ द सोसाइटी, डिग्रेडेशन ऑफ द एजुकेशन एंड कोलोनियलिज्म हुआ। इस तरीके से मान सकते हैं कि एक तरीके से अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ और कंट्री गत में चला गया, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ द एवरीथिंग हो गया। उसी तरीके से जब भी किसी कंट्री का पॉलिटिकली सब्जुगेट किया जाता है तो मान लो कि वो कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, उसका विनाश का समय आ जाता है। यूनाइटेड नेशन का मेन काम होना चाहिए पॉलिटिकली स्टेबिलिटी करना, ना कि रिलीफ बांटना, फूड बांटना, पानी के लिए प्रोविज़न करना। यूएन का मेन पर्पस या वर्क इस समय मेन कॉन्सेंट्रेटेड इसी पर है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द मोर फंडामेंटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी सिविलाइजेशन और कंट्री। तो न्यू कोलोनिज्म का यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करना है। क्या वर्ड यूज़ करना है? न्यू कोलोनियलिज्म। न्यू कोलोनिज्म का मतलब है कि पहले मिलिट्री वे के थ्रू आप कंट्रोल किया जाता था, कॉलोनियल पावर कंट्रोल करते थे। इसका क्या है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फॉर्मर कॉलोनाइज्ड नेशन बाय पावरफुल कंट्री यूजिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल मीन्स इंस्टीड ऑफ डायरेक्ट मिलिट्री रूल। इसमें मिलिट्री रूल हम अब खुद कार भी नहीं भेजेंगे, फिर भी आपको कंट्रोल करके रखेंगे। कैसे? इकोनॉमिकली कंट्रोल करेंगे, अपना पपेट पॉलिटिकली कंट्रोल करेंगे, अपना पपेट ग्रुप में वहाँ का रूलर इस्टेब्लिश कर देंगे, इकोनॉमिकली कल्चरली कंट्रोल करेंगे अपना एमएनसीज, प्राइवेट बॉडीज़ के थ्रू। और देखा जा रहा है कि वेस्टर्न का न्यू कॉलोनिज्म स्पेशली यूनाइटेड स्टेट द्वारा फॉलो किया जा रहा है। मल्टीनेशनल कॉपरेशन, डेप्ट के थ्रू, डेट ट्रैप चाइना का, ट्रेड एग्रीमेंट करके। अब इंडिया का अगर ट्रेड एग्रीमेंट ओपन मार्केट कर दिया जाए एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, यूएसए का सारा ओपन टैरिफ, तो एक तरीक़ा से इकोनॉमिकली सब्जुगेट हो जाएगा इंडिया, इसलिए रेसिस्ट कर रहा है। तो न्यू कॉलोनिज्म लाने की कोशिश की जा रही है, उसी पे काम चल रहा है, न्यू कॉलोनियलिज्म। नाउ इंडिया के लिए इसका क्या इम्पैक्ट होगा? न्यू कॉलोनियलिज्म इज स्टिल अलाइव, यूपीएससी पूछ सकता है क्या अलाइव है, तो उसका एग्जाम्पल में सारा एग्जाम्पल देना है। एंड नेक्स्ट ओके, इंडिया अभी भी कुछ ऑयल इंपोर्ट करता था वेनेजुला से, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है, इन्फ्लेशन होगा, करेंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ सकता है। एंड इंडिया का तो मेन है कि पीसफुल हो, स्टेबिलिटी हो, आर्टिकल 51 टीपीएसपी, पीस एंड स्टेबिलिटी हो, सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट हो, और डायलॉग जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन उसका रिजोल्यूशन आर्बिट्रेरी हो, बातचीत करके नेगोशिएशन के थ्रू हो, आर्टिकल 15 टीपीएसपी। नेक्स्ट न्यूज़ है एक, काफ़ी वर्ड्स हैं आगे, फिर इसको प्रोसीड करेंगे कौन कौन से जब जैसे जैसे टॉपिक आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ एक तमिलनाडु का रिफॉर्म है, पेंशन रिफॉर्म। बस इसका पॉइंट्स देख लेते हैं क्या इसमें है। तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक नया टाइप का पेंशन स्कीम लागू किया गया है तमिलनाडु द्वारा। इसमें क्या है? फर्स्ट कि किसी भी रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स को 50% जो लास्ट ड्रॉन इनकम था उसका 50% पेंशन मिलेगा, फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, डियरनेस अलाउंस साल में 2 बार चेंज किया जाएगा। डियरनेस अलाउंस नॉर्मली भी एम्प्लॉयज़ का साल में 2 बार चेंज होता है एज पर द चेंज इन इन्फ्लेशन। तो पेंशन को भी, पेंशन जो विड्रॉ कर रहे हैं उनका भी उसी तरीक़ा से जैसे रेगुलर एम्प्लॉयज़ का होता है डियरनेस अलाउंस चेंज, उसी तरीक़ा से उनका भी चेंज होगा और बढ़ेगा। थर्ड, अगर डेथ हो जाता है तो पेंशन का 60% फैमिली बेनिफिशियरी को मिलेगा, 60%, ठीक है। नेक्स्ट में है कि अगर डेथ सर्व करते हुए होता है एंड रिटायरमेंट के समय 2 टाइम रिटायरमेंट हो गया है, फिर डेथ सर्विंग के टाइम डेथ हुआ है, तो वो एक ग्रेचुइटी मिलता है, एकदम लमसम अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट होता है, वो 25 लाख तक मिलेगा बेस्ड ऑन द टेन्यूर ऑफ सर्विस, कितना साल आप काम किए हैं उसके बेसिस पे। ये इशू है कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल जस्टिस, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल जस्टिस। ऑलरेडी स्टेट फाइनेंशियली बर्डन से गुजर रहा है और ये जो स्कीम है वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वायबल होगा कि नहीं होगा देखते हैं, बट दिस माइट इम्पैक्ट द फिजिकल टारगेट ऑफ स्टेट। नाउ वी हैव सीन द मुनरो डॉक्ट्रिन। मुनरो डॉक्ट्रिन को एक लाइन में याद रखना है, टू एक्सर्ट द हेजेमनी
डोमिनेंस इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए ओवर द लैटिन अमेरिका, मतलब लैटिन अमेरिका पे यूएसए का डोमिनेंस रखना है, अदर कंट्रीज़ के जो डोमिनेंस है इन्फ्लुएंस है उसको समाप्त कर देना है, और बस यूएसए का वहाँ डोमिनेंस हो, कल्चरली, पॉलिटिकली, मिलिटरली, इकोनॉमिकली। दिस इज अ मुनरो डॉक्ट्रिन इन वन लाइन। नाउ अटल बिहारी वाजपेयी के लाइफ से कुछ इथिकल मीनिंग सीखते हैं। न्यूज़ में थे कि पॉलिटिक्स इज नॉट मीट फॉर द परस्यूट ऑफ पावर, इट इज़ फॉर द सर्विस। तो इसको यूज़ करना है लिखने में। हाई लेवल ऑफ मोरल इंटीग्रिटी इन्होंने अपने लाइफ में शो की है। हाई लेवल ऑफ मोरल इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या होता है, मोरल इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी मतलब कंसिस्टेंसी बिटवीन थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन। कंसिस्टेंसी बिटवीन थॉट्स, जो हम बोलें वही कर, जो हम सोचें वही बोलें वही करें, ये इतना ज़्यादा तालमेल, ऐसे पर्सनैलिटी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब ये एक्शन इस तरीका के कंसिस्टेंसी हो और मोरल हो तो इंटीग्रिटी होता है। मोरल थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन का कंसिस्टेंसी इंटीग्रिटी होता है, ये मोरल इंटीग्रिटी हुआ। कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, पॉलिटिक्स इज नॉट इक्वल टू गेटिंग पावर बट मीन्स टू सर्व पीपल, मीन्स टू सर्व पीपल क्या है? पॉलिटिक्स। कमिटमेंट टू द पब्लिक सर्विस। एक प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ का कंसेप्ट जानते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ का कंसेप्ट ये है कि कोई भी आर्मी, जैसे कोई योद्धा है, उसको तलवार चलाने आता है, काफ़ी अच्छा स्किलफुल तलवारबाजी जानता है, काफ़ी स्टेप्स जानते हैं, बट उसको वॉरफेयर में लड़ना है, तो उस युद्ध में लड़ा कि नहीं लड़ा वो उसका तय करता है किस तरीका से लड़ा। तो वो एक इंडिविजुअल है, इथिकली बहुत साउंड है, ऑनेस्ट है, इंटीग्रिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, सब कुछ उसके पास, मोरली अपराइट है। लेकिन उसी को, मतलब ये स्किल है, उसी स्किल को यूज़ कर रहा है अगर पब्लिक लाइफ में, मतलब एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स इथिकल कंडक्ट, अगर अपने स्किल को, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी या जब जितने भी उसके पास स्किल्स हैं, अगर उसको गवर्नमेंट सर्वेंट में रहते हुए, गवर्नेंस सर्विस में रहते हुए, डिसीजन मेकिंग में रहते हुए उसका यूज़ कर रहा है, मतलब करप्शन नहीं ले रहा है, करप्शन नहीं लेने वाला है, उसके पास स्किल है बट नहीं ले रहा है, मतलब फाइट कर रहा है, अपने युद्ध लड़ रहा है मैदान पर। मतलब इसका कहने का मतलब सेम साम है, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, ही इज़ फाइटिंग विथ हिज स्किल। वो आर्मी अपने पूरा स्किल से युद्ध में लड़ रहा है। ये ऐसा नहीं कि जब आता तो सब कुछ है बट युद्ध में लड़ने गया तो अलग स्टेप हो गया, हार गया और सरेंडर कर दिया, 10 करोड़ रुपया मिल गया, तो नहीं, उस वॉर में भी अपना सारा स्किल्स का यूज़ कर रहा है। ये हो गया प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड अबाउट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। इतना एक्सटेंड इसलिए कि तो समझाना चाह रहे हैं तो उस कंसेप्ट को कि यूज ऑफ इंटीग्रिटी इन एक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ के, उसके वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को रिस्पेक्ट करना। तो अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा पार्लियामेंट के डिबेट में शामिल होते थे, फुल टाइम देते थे और सारे उसको फॉलो करते थे कॉन्स्टिट्यूशन के। इथिकल लीडरशिप बाय एग्जांपल नॉट कॉर्सन, इंस्पायरिंग ट्रस्ट एंड कॉर्सन मोरल अथॉरिटी। इथिकल लीडरशिप ना कि डिसिप्लिन के थ्रू किसी को अपने बात मनवाना, बट ट्रस्ट बिल्डिंग करवाना, कोऑपरेशन के थ्रू, कंसेंसस के थ्रू मोरल अथॉरिटी गेन करना। राजधर्म का एक रिसेंटली GS1 के लिए है और GS2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। पीस एंड डायलॉग एसेंशियल फेयर दे आर ओनली डिस्प्यूट्स सेज मोदी। रिसेंटली क्या हुआ है कि एक एग्जीबिशन हुआ है, इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ द सेक्रेड पेपरवा रिलिक्स। पेपरवा रिलिक्स को दिखाने का एग्जीबिशन हुआ है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुआ है दिल्ली में। पिपरवा बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है प्रीलिम्स के लिए। कहाँ है? यूपी में है। यहाँ पर रेलिक्स पाए जाते हैं शाक्य क्लान के, बुद्धा के से इसका लिंक है। GS1 के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ इसका बुद्धिस्ट हेरिटेज एज ए सॉफ्ट पावर यूज कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कल्चर डिप्लोमेसी विद अदर बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री के, जैसे कम्बोडिया, म्यांमार, जो साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज है, उनके साथ अपना कल्चरल डिप्लोमेसी बढ़ा रहा है। एंड बुद्धिस्ट वैल्यूज़, कंपेशन, नॉन वायलेंस को अपने फॉरेन पॉलिसी में इंटीग्रेट करना। उन्होंने PM मोदी ने एक स्पीच इसी में दिया था कि बुद्धा फिलोसफी ऑफ वर्किंग टुगेदर इंस्टीड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डोमिनेंस, कि कोऑपरेशन बढ़ना चाहिए वर्ल्ड में,
ना कि डोमिनेशन आना चाहिए। ग्लोबल अनसर्टेनिटी इसी कारण बढ़ रहा है कि हर कंट्री एक दूसरे को डोमिनेट करना चाह रहा है, लेकिन कॉपरेशन करो किस लिए? सर्वजन हिताय एंड सर्वजन सुखाय, सबका वेलफेयर हो, सबका हित हो, सब खुश हो। ये जब भी मेंस में लिखना होगा इथिक्स में इसको यूज करना है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। एंड पीस एंड डायलॉग एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, आर्टिकल 51 अगेन आ जाता है। नाउ अगेन टीवी रिपोर्ट एक आया है कि इंडिया में वर्ल्ड का 27% टीवी है। 27% इंडिया में वर्ल्ड का टीवी है वर्ल्ड वाइड, और डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। एंड काफ़ी हाई नंबर है, ये काफ़ी हाई नंबर है 27% वर्ल्ड का। और डिसप्रोपोर्शनेटली रूरल में, ट्राइबल में एंड माइग्रेंट में ज़्यादा है ये। कहाँ? रूरल एरिया में, ट्राइबल एरिया में, माइग्रेंट एरिया में। दे आर मोर वनरेबल मतलब ज़्यादा उन पे इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि डिले डायग्नोसिस, उनका डायग्नोसिस डिले होता है, चेकअप बाद में कराते हैं, जब पूरा सिम्टम्स देखने लग जाता है, ज़्यादा हो जाता है, लास्ट स्टेज होता है, तब जाकर दिखाने जाते हैं। ट्रीटमेंट इंटरप्शन हो जाता है, उनको एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, कभी घर आए कभी शहर कमाने गए, तो हाई मोबिलिटी उनका होता है, तो वो सही से ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं ले पाते हैं। या फिर अगर रिमोट एरिया में है तो बार बार शहर जाना नहीं जा पाते, एक बार गए 5 महीना बाद फिर गए, तो इस तरीके से ट्रीटमेंट इंटरप्ट टूट जाता है। एंड हाई डिग्री ऑफ डिजीज बर्डन होता है, अदर डिजीज उनके पास होता है, वो भी एक रीज़न है कि डिस्प्रोपोर्शनलिटी उनका सही से जल्दी ठीक नहीं होता, माल न्यूट्रिशन उनके साथ होता है, लो वेजेस मिलता है जिसके कारण सही से खा नहीं पाते हैं। पुअर फिजिक एक्सेस, ये हाई मोबिलिटी नहीं मिल पाता है। तो बोल सकते हैं टीवी सबसे ज़्यादा किसको इम्पैक्ट करता है? रूरल, ट्राइबल एंड माइग्रेंट एरिया को ज़्यादा वो इससे इम्पैक्टफुल हो रहे हैं टीवी से। नेक्स्ट इससे इम्पोर्टेंट आर्टिकल निकालना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करनी चाहिए टीवी को हराने के लिए। सबसे पहले मैपिंग ऑफ हाई रिस्क एरिया, कहाँ किस एरिया में ज़्यादा टीवी केसेस हैं। स्ट्रेंथन फ्रंटलाइन वर्कर्स, आशा और एएनएम वर्कर्स को पावरफुल कैपेबिलिटी देना, न्यूट्रिशन सपोर्ट देना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम है वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसका टारगेट था 2025 तक इन करना, लेकिन हुआ नहीं। एंड निक्षय पोषण योजना, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यूट्रिशन सिक्योरिटी देता है, और ये निक्षय पोर्टल भी एक है जो ट्रैक करता है टीबी पेशेंट्स को। एंड टीबी मुक्त भारत अभियान बार बार गवर्नमेंट चलाती है अवेयरनेस फैलाने के लिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए आप नोट कर सकते हैं कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और स्ट्रक्चरल लंग डैमेज हो सकता है आफ्टर टीबी के बाद। टीबी किस में इम्पैक्ट करता है? लंग्स पे। एंड एक और पॉइंट है कि 60% जो इंडिविजुअल होते हैं ना प्राइवेट क्लिनिक में दिखाने जाते हैं टीवी को, तो ऐसा करो कि प्राइवेट रोबस्ट एंड सस्टेन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप कर लो, प्राइवेट वाले से पार्टनरशिप करोगे तब ना पता चलेगा डेटा कहाँ कितना टीवी दिखाने जा रहे हैं, फिर उनका सही से लिंक हो पाएगा। इसलिए प्राइवेट जो सेक्टर है उनसे भी आप लिंकिंग कर लो अपने टीवी के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि टीवी फाइट करना। नेक्स्ट आर्टिकल है साइंस ऑफ ग्लोबल मेमोरी चिप। ये एक फर्दर इंक्लेशन है कि मेमोरी चिप का शॉर्टेज हो रहा है। ये ग्लोबल सप्लाई जो है मेमोरी का, चिप मैन्युफैक्चरिंग का, लिमिटेड है किसी कंट्रीज़ में। ये ग्लोबल वैल्यू चेन डिसरप्ट हो रही है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी आ रहा है। इसके कारण हो सकता है कोई कंट्री या तो प्रोडक्शन कट कर रहा है या फिर अपना इंक्रीज शॉर्टेज कर रहा है या फिर रॉ मटेरियल को इंक्रीज कर रहा है। दिस इज़ अ साइन ऑफ डेंजर इन कमिंग फ्यूचर, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है, क्योंकि रेगुलर न्यूज में पढ़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कुछ मे बी चाइना कुछ कर सकता है, क्योंकि ऐसे सिग्नल्स आने लग जाते हैं पहले ही। नाउ 3 बोर्ड के बारे में जो यूपीएससी बार बार पूछ चुका है, टी बोर्ड के बारे में पूछ चुका है, सिल्क बोर्ड के बारे में पूछ सकता है, एंड कॉटन बोर्ड के बारे में पूछ चुका है। तो ये तीनों बोर्ड के बारे में जानते हैं क्या क्या उसके बारे में याद रखना है। टी बोर्ड ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर है। टी बोर्ड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर के अंदर में स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोलकाता में हेडक्वार्टर है। 1953 में डेट याद करने की जरूरत नहीं है। स्टैट्यूटरी है, कोलकाता में है, और रेगुलेटरी, कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, जस्ट वही एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, इंश्योर इक्वलिटी, सर्टिफिकेशन, रिसर्च, जस्ट सेम वही फंक्शनिंग की टी के एरिया में काम करना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। 2 बोर्ड जो है सिल्क एंड कॉटन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में है, ये भी स्टैट्यूटरी है, और इसका सिल्क बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, और कॉटन का हेडक्वार्टर गेस कर सकते हो मुंबई में है।
और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में भी है, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। न्यूज़ में था कॉटन इसलिए कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने कॉटन पे 11% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाया हुआ था, एग्जेम्पशन, कि मतलब कॉटन की इंपोर्ट पे ड्यूटी नहीं लगाएंगे, फ्री ड्यूटी, फ्री कॉटन का इंपोर्ट हो रहा था। अब वो एग्जेम्पशन हटा दिया, मतलब अब इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। अब ऐसा होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, जब ड्यूटी हट जाएगा, इंपोर्ट पे ड्यूटी लगेगा, टैक्स लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी, तो कॉटन का इंपोर्ट जो कॉटन करते हैं तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। उसका प्राइस बढ़ेगा तो डोमेस्टिक प्राइस ही बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले इंपोर्ट ज़्यादा कर पाते थे तो सप्लाई अच्छा खासा था, तो डोमेस्टिक प्राइस भी रिड्यूस करना पड़ता था, क्योंकि सप्लाई और डिमांड जानते हो कि प्राइस में इम्पैक्ट होता है। डोमेस्टिक प्राइस भी, इंपोर्ट घटेगा, सप्लाई घटेगा, डोमेस्टिक प्राइस ही बढ़ेगा। डोमेस्टिक प्राइस ही बढ़ेगा तो टेक्सटाइल कम्पिटिटिवनेस को ज़्यादा पे करना पड़ेगा इनपुट के लिए, और उनका कम्पिटिटिवनेस घट जाएगा, कम्पिटिटिवनेस घट जाएगा एक्सपोर्ट मार्केट में। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट लगेगा इनको प्रोडक्शन करने में। यही इशू है। कॉटन बोर्ड क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और ये एक चीज़ और, एमएसपी पे कॉटन खरीदता कौन है? ये कॉटन बोर्ड एमएसपी पे खरीदता है और फिर उसी को बेचता है टेक्सटाइल कंपनीज को। नेक्स्ट आर्टिकल, ग्रीन पैराडॉक्स। इस आर्टिकल का मेन चीज़ ये देखना है, ग्रीन पैराडॉक्स। ग्रीन पैराडॉक्स, ऐसा मानना था कि शहरों में अगर हम वेजिटेशन उगाते हैं तो शहर ठंडा रहेगा, लेकिन ऐसा इसका आर्टिकल का कहना है कि दिस इज़ अ पैराडॉक्स, मीथ, उल्टा हो सकता है। अब वहीं पर ठंडा होगा शहर पेड़ लगाने से जहाँ पर, जिस शहर में मॉइस्चर कंटेंट अच्छा खासा है। अगर मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, ड्राई एरिया है, तो कितना ही पेड़ लगा लो वो उल्टा गर्म भी कर सकता है, क्योंकि पेड़ जो कूलिंग करता है वो ट्रांसमिशन और इवो ट्रांसपिरेशन एंड इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन जो सॉइल से मॉइस्चर उसके थ्रू करता है। अगर मॉइस्चर ना हो तो कैसे ट्रांसपिरेशन करेगा, कैसे इवोपरेशन करेगा? उल्टा वो हीट को ऑब्जर्व करेगा। तो वेजिटेशन तभी काम करेगा जब मॉइस्चर कंटेंट हो। एस्ट्रॉइड बेनू जानते ही हैं कि वहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स के लिए नासा का ओसिरिस जो REX मिशन था 2020 में जो गया था और सैंपल कलेक्ट करके लाया था एस्ट्रॉइड से 2023 में, उसको रीड किया जा रहा था उसको रीड किया जा रहा था फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ और लाइफ में अर्थ पे लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इस तरीक़ा से उसको रीड किया जा रहा था, क्या मैकेनिज्म हो सकता है। तो ऐसा रिसर्चर ने पाया है कि जो लाइफ गिविंग मॉलिक्यूल्स हैं लाइक प्रोटीन, कार्बन, वो ऑलरेडी स्पेस में अवेलेबल है। एस्ट्रॉइड यहाँ पर पाया गया, एस्ट्रॉइड बेनू के सरफेस पर लाइफ गिविंग मॉलिक्यूल्स पाया गया। इसका मतलब हुआ कि मे बी लाइफ गिविंग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अदर स्पेस में भी हैं, और अदर स्पेस में अगर ऐसे अर्थ लाइक कंडीशन हुए तो वहाँ भी लाइफ हो सकती है। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ, तो लाइफ बियॉन्ड अर्थ भी हो सकता है क्योंकि लाइफ गिविंग मॉलिक्यूल्स स्पेस में अवेलेबल हैं। एंड दिस इज, इस आर्टिकल का ये इंपॉर्टेंस है। एंड नेक्स्ट, जस्ट वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि वी आर नॉट using freely social media, rather we are paying our time. The most important article for economics, this is which are the airports being privatized. एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन होना। एयरपोर्ट अथॉरिटी पहले ओन करता था एयरपोर्ट को, वो लीज दिया जा रहा है प्राइवेट बॉडी को। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलो इसको थोड़ा ईजिली और सिंपल वे में समझते हैं क्या बोल रहा है। ये आर्टिकल बोल रहा है ना कि दिस इज थर्ड राउंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जहाँ पर 11 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया जाएगा। कितना एयरपोर्ट को? 11 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया जाएगा। दिस इज थर्ड राउंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी एक है AII का, वो क्लियरेंस एंड डेटा स्क्रूटनी करेगा, वो कैबिनेट को देगा, कैबिनेट उसको अप्रूव करेगा, तब जाके बिडिंग होगा, उसमें जो बिडिंग ज़्यादा लगाएगा उसको मिल जाएगा। अब फर्स्ट जब किया गया था वो किया गया था 2023 में, सेकंड किया गया था 2029 में, एंड थर्ड हो रहा है 2026 में। नाउ ये किसके तहत किया जा रहा है? स्कीम एक है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। इस स्कीम का एक आइडिया है ना कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने, एक दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब जिस पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसको नए सिरे से डेवलप करना है, और मतलब टूटा फूटा स्ट्रक्चर है, हल्का सा होगा भी लेकिन उसका बहुत ज़्यादा काम करने का। एक ब्राउनफील्ड होता है ऑलरेडी डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका वर्किंग अच्छा खासा है, तो उसको ब्राउनफील्ड बोलते हैं। तो ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है? मोनेटाइज करना है। मोनेटाइज करना क्या है कि सपोज एयरपोर्ट का 400 करोड़ का प्राइस का एयरपोर्ट है, मे बी कम कर लिए 900 करोड़ का एयरपोर्ट है,
गवर्नमेंट इससे कमा रही है सालाना 10 करोड़। अब क्या करेगा कि किसी प्राइवेट प्लेयर को 25 साल 30 साल के लिए दे देगा 500 करोड़ पर, और इससे गवर्नमेंट रेवेन्यू भी लेगा 3 करोड़ 4 करोड़ जो भी होगा। तो एक तरीके से 500 करोड़ गवर्नमेंट का, तो 900 करोड़ से 500 करोड़ तो मिल गया है, 600 करोड़ भी मिल सकता है। तो यही पैसा नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा देगा। यही कंसेप्ट है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के, कि मोनेटाइजेशन ऑफ द ऑपरेटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू अनलॉक डाई आइडियल कैपिटल, रिमूव री इन्वेस्ट इन द एसेट्स। जो आइडियल कैपिटल है, वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मोनेटाइज करना, वहाँ से पैसा निकालना और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिएट करना। ये है 2021 में ये स्कीम आया था। 2025 तक टारगेट था कि 6 लाख करोड़ यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यहाँ से। एंड फिजिकल बर्डन रिड्यूस होगा गवर्नमेंट का इससे, कि उसका पैसा कंटिन्यू मिलता रहेगा नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कि बजट से लगाना नहीं पड़ेगा। इंप्रूव इफिशियंसी होगा, जब प्राइवेट सेक्टर मैनेज करेगा तो मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। 2003 में आया था पहला, जिसमें 4 एयरपोर्ट को किया गया था। एंड 2009 में 6 किया गया था। प्रॉब्लम ये था कि ऑल द वे अडानी ग्रुप, सारे 6 अडानी ग्रुप को मिला था। 2026 में फिर से 11 हो रहा है, थर्ड प्राइवेटाइजेशन। कंसर्न क्या है कि डुओपोली या मोनोपोली हो सकता है। डुओपोली या मोनोपोली हो सकता है। डुओपोली क्या होता है? डुओपोली मतलब किसी भी इकोनॉमिक मार्केट में, किसी भी क्षेत्र में 2 ही बड़े प्लेयर है, जैसे एयरटेल और रिलायंस है। ठीक है, जैसे एयरटेल और रिलायंस है टेली कम्युनिकेशन में, इंडिगो है। इस तरीक़ा से मोनोपोली एंड डुओपोली कभी सक्सेस नहीं होती है। कैसे? क्यों? क्योंकि फिर आर्बिट्री डिसीजन लेता है, कॉस्ट बढ़ जाता है, कंपटीशन नहीं होता है, और मेन इकोनॉमिक का डेवलपमेंट ही होता है कंपटीशन से। कंपटीशन होनी चाहिए इकोनॉमी में, परफेक्ट मार्केट होनी चाहिए इकोनॉमी, अदरवाइज इकोनॉमी विल नॉट फंक्शन। और रेगुलेटरी फिर सही नहीं होगा। उस केस में आपको रेगुलेटरी पावर स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तो रेगुलेटरी फिर सही नहीं हो पाएगा। क्या किया ये इंडिगो? जब गवर्नमेंट ने बोला लेबर लॉ को सही करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हमसे हो ही नहीं रहा है, और फ्लाइटिंग कैंसिल करना इतना ज़्यादा हैवोक हो गया कि फिर गवर्नमेंट को बैक स्टेप लेना पड़ा कि ठीक है 5 महीना तक आपको और समय देते हैं, अब आगे देखते हैं क्या। इसलिए डुओपोली या मोनोपोली गवर्नमेंट की रेगुलेशन को भी नहीं मानता है, फी इंक्रीज कर देता है, एंड अफोर्डेबल नहीं रहता है। तो बस इससे बचना है कि डुओपोली या मोनोपोली ना हो, एक सबको अदर प्राइवेट सेक्टर को भी मिले। एसी डेटा के बारे में इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कन्विक्शन रेट बहुत लो है। हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक्विट किया है एक मेन एक्यूज को 2025-24 में 24 दिसंबर को एसी एक्यूज को। क्यों? ठीक है, एक 26 ईयर की MBA स्टूडेंट थी शाहीन मलिक, उसको उस पर एसिड डाला गया था, उन्हीं के विक्टिम थी ये। रिसेंटली कोर्ट बहुत ही इनफिशिएंटली काम कर रहा है। इक्विट लास्ट देखे थे, एक जो पोस्को एक्ट के तहत MLA को इक्विट किया गया था, दैट इट वाज वेरी ट्रबलिंग। नाउ 7033 एसिड केसेस टोटल इंडिया में काम कर रहे हैं, जिसका कन्विक्शन 16 हुआ है। बस 16 केस में सजा मिला है, 27 छूट गए हैं। कितना पुअर कंडीशन है। एसिड होता क्या है? असॉल्ट वेयर अ कॉरोसिव सब्सटेंसेस थ्रोन ऑन लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जब थ्रो किया जाता है टू इंसेंटर टू हार्म करने के इंटेंशन से, जब ये एसिड थ्रो किया जाता है, उसको बोलते हैं एसिड अटैक। एंड देन कैन मेल्ट स्किन, बोन्स को बर्न कर सकता है, ब्लाइंडनेस कर सकता है, स्किन को हमेशा के लिए जला सकता है कि फिर से स्किन वापस नहीं आएगा। एंड साइकोलॉजिकली क्या ही उसका इम्पैक्ट पड़ता है, पूरा लाइफ साइकोलॉजिकली ट्रॉमा से गुजरेगी। इकोनॉमिकली इम्पैक्ट होगा कि फिर जॉब नहीं ले पाएंगे अपने सही सेक्टर में। सोशल इकोनॉमिकली हार्मफुल होता है, मतलब एक तरीक़ा से बदतर लाइफ हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस एसोसिएटेड गर्ल्स विक्टिम होती हैं प्यार में, रिलेशनशिप में, डॉरी में। ये इस तरीक़ा का केसेस में रिवेंज लेने के लिए कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2013 में एक जजमेंट दिया था, गाइडलाइन दिया था एसिड अटैक रेगुलेशन करने के लिए, कि आप जब भी शॉपकीपर्स जब भी एसिड बेचें तो जो खरीदने वाला है उसका ID लो और रजिस्ट्री मेंटेन करो। बट इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होता है। दिस इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड जब भी एसिड अटैक से क्वेश्चन आए तो। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सही से केस को फाइल नहीं करता है और सेटलमेंट करने के लिए दबाव देता है पैसा लेकर। तो सेंसिटाइजेशन इसको बोल सकते हैं, कि सेंसिटाइजेशन उसको पैसा देखता है, ना कि
इथिकली सेंसिटाइज नहीं है, इथिकली सही नहीं है, मॉरलिटी सही नहीं है, दूसरों को सिंपथी इम्पथी नहीं है कि क्या दूसरे पे भी गुजर रहा होगा और उसका फर्दर इम्प्लीकेशन हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी एसडीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर भी ऐसे बिक रहा है तो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्फोर्स नहीं हो रही है। ये सोल्यूशन लास्ट में वे फॉरवर्ड की जजेस को सेंसिटाइज करेंगे, क्या आप जजमेंट थोड़ा सा आप अपने इथिकली पे दें कि क्या विक्टिम के साथ क्या गुजरता है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सेंसिटाइज करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो उसके लिए, लीगल सपोर्ट दें, काउंसलिंग दें विक्टिम्स को। एंड जेएस वर्मा का कमेटी एक है, नेशनल फंड एक बनाओ जो कवर करे वो जो विक्टिम्स है उनका लाइफ लॉन्ग मेडिकल सर्जरी के लिए, मेडिकल जो भी साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा होता है एजुकेशन के लिए एंड स्किल के लिए एक नेशनल फंड हो। जेएस वर्मा कमेटी का रिकमेंडेशन है। तो ये आप दो इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो, जेएस वर्मा का। बस मेन सोसाइटी में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस अगर आप 4 पॉइंट भी जानते हो ना, रिकमेंडेशन, जजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, तो आप डन एंड डस्टेड हो। ये रेबीज़ के बारे में था आर्टिकल, तो बस इतना जाना। वायरल डिजीज़ है, जूनोटिक में जानवर से आदमी में फैलता है, डॉग बाइट से होता है। और इंडेमिक इंडिया में काफ़ी ज़्यादा 36% जो रेबीज़ है वर्ल्ड का इंडिया में है, और 30-60% केसेस किस में आते हैं, चिल्ड्रन में आते हैं, एंड प्रिवेंटेबल है। दैट्स ऑल। एक हाँ इशू था कि एक रेबीज़ का बात आई थी कि ऑस्ट्रेलिया ने कंसर्न राइज किया था कि अभ्यारब नाम का एक वैक्सीन है जो फेक वैक्सीन है जो इंडिया से आ रहा है। तो जो कंपनी था उसने बोल चुका है कि अब उस वैक्सीन को हम हटा दिए हैं मार्केट से। तो दिस वाज जस्ट कंसर्न, इसलिए न्यूज़ में आया। एंड वेनेजुला को लेकर फिर से ट्रम्प का कहना है कि यूएस ट्रूप कुड डिप्लॉय इन वेनेजुला, हम ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। पहले तो कि ये एथिकली रॉन्ग है, ये इंटीग्रिटी नहीं है। कैसे इंटीग्रिटी का हमने क्या डेफिनेशन समझा था, कंसिस्टेंसी इन थॉट, वर्ड एंड एक्शन। इनका थॉट कुछ अलग है, वर्ड कुछ अलग है, एक्शन कुछ अलग है। तो यूएस डिप्लॉय मारिया कोरिना माचो नोबेल प्राइज लास्ट ईयर जीती थी, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया कि दिस इज़ अ ह्यूज फ्रीडम। अब ठीक है, देखते हैं क्या कैसे फ्रीडम आता है। पॉलिटिकली आप गुलाम बनने जा रहे हो, फ्रीडम अंदर से होनी चाहिए। रिवोल्यूशन पीपल जब तक नहीं आप मानते हैं डेमोक्रेसी के लिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, होप पॉजिटिविटी कम्स। कोलंबिया ने बोला है, कोलंबिया रिसेंटली यूएन का नॉन परमानेंट सीट होल्ड कर रहा है, यूएन का मीटिंग होनी चाहिए इस पर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन जो स्टेट है, अमेरिकन स्टेट है साउथ लैटिन अमेरिका, उसका मीटिंग हो इस पर। असॉल्ट और सवेरेनिटी पे असॉल्ट है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा ही। जब पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज होगा तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ईरान में बोला है, खमेनी जी बोले हैं कि जो भी राइटर्स होंगे उनके साथ सही से डील नहीं किया जाएगा, उनको पुट इन दियर प्लेसेस, उनको फिर उनके जगह बेटा बता दिया जाएगा। ये सऊदी में जो चल रहा है, जान ही रहे हैं कि मतलब तीन फोर्सेज है, तीनों अदर कंट्री का सपोर्टेड है। एक फोर्स है जो हौथी का इलाका से है, एक फोर्स है जो सेंट्रल इलाका से है, हल्का सा ये वीक है, और एक फोर्स है जो साउथ में इलाका में है, ये यूएई सपोर्ट करता है। ये रिसेंटली ये इतना पार्ट वेट सेंट्रल में है, ये सपोर्ट करता है। जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड है, इसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, और ये हौथी ईरान के सपोर्ट में है। सारे आपस में लड़ रहे हैं कंट्रोल के लिए। ये बोल रहा है कि हम इंडिपेंडेंस लेंगे, ये बोला कि मेरा पूरा पावर है, ये बोल रहा है कि मेरा दैट इज़। ये वेस्ट एशिया में इनस्टेबिलिटी का दर्शा रहा है कि फिर सऊदी और यूएई भी इस इशू पे एक दूसरे के अगेंस्ट है। एंड असम में एक न्यूज़ आया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे असम से ही रिलेटेड है। यहाँ के गाइज ग्रे लैग गीज इंपॉर्टेंट, जब भी ये इस तरीका का आता है तो उसको बस ध्यान रखना। पर्पल हेरोन क्या होता है, ये जब भी आए तो इसको बस ध्यान रखना कि हेरोन क्या है, पिक्चर देख लो हेरोन क्या है। एंड दीपोरविल जो वेटलैंड है, रामासार साइट है असम का, उसके बारे में है। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क एंड पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान रखना है पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, असम में कितना नेशनल पार्क है, पिछला बार आया था। अरुणाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, तो 2 है, वो सही हुआ था। असम में कितने नेशनल पार्क है, 7 है, और 2 बायोस्फीयर रिजर्व है। फर्स्ट
रेमोना से स्टार्ट करते हैं, रेमोना, मानस, राम और ओरान, नवेरी, नमेरी, काजीरंगा एंड काजीरंगा, डिब्रू सखावा एंड धिंग पटकाई। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में इसलिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है पवित्रा को। डिपोर व्हील भी न्यूज़ में इसलिए ध्यान रखना है, ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और डिपोर व्हील तो रामासाइड साइड भी है। एंड पवित्रा बायोस्फीयर रिजर्व है मानस और डिब्रू सखावा, ये बायोस्फीयर रिजर्व है दो। थैंक्स फॉर टुडे।